नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं जाने माने समाज सेवी ठाकुर बलदेव सिंह। ठाकुर साहब, आपका स्वागत है। सर नमस्कार जी। ठाकुर साहब, आपका जल, जंगल, ज़मीन के संरक्षण, इसे बचाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ साथ अपने क्षेत्र की स्वच्छता के लिए भी आपने बहुत योगदान दिया है। इन सभी बातों पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके अपने बारे में, जीवन के बारे में, शिक्षा के बारे में, जन्म के बारे में। डॉक्टर साहब, मेरा जो जन्म है, जो जहाँ ये नोनी विश्वविद्यालय है और इस वक्त जहाँ पर इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, उस जगह पर एक पहाड़ी पर एक घर होता था और यूनिवर्सिटी नहीं था। हाँ, यूनिवर्सिटी जब नहीं थी उसका संचालन यूनिवर्सिटी का उसी घर से हुआ था और वहाँ पर मेरा घर था और यहाँ लगभग 2500 बीघा मेरे दादा, हमारे ताया चाचा की ज़मीन नोनी यूनिवर्सिटी में गई है। ठाकुर साहब, डॉक्टर परमार विश्वविद्यालय वानिकी और बागवानी के क्षेत्र में दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला विश्वविद्यालय है, तो ये भी भाग्य की बात है। ये हमारा सौभाग्य है कि ये जो विश्वविद्यालय है, इसी धरती पर हमारा जन्म हुआ और यहीं साथ में ही एक प्राइमरी स्कूल शमरोड होता था। ये 1972-73 की बात है। वहाँ से मैंने प्राइमरी शिक्षा की। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल ओछघाट से 10वीं की शिक्षा की। उसके बाद सोलन ITI से मैंने इंग्लिश स्टेनोग्राफी की, संस्कृत कॉलेज से प्रभाकर की, फिर मैंने शिमला यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स किया और अब ही मैंने BSc IT की है। और इसके अलावा शिक्षा की, ज्ञान की कोई सीमा नहीं और कोई उम्र नहीं होती। और इसके अलावा जो पंचायती राज में 25 वर्षों में रहा है, बहुत से इंस्टीट्यूशन में मैंने कोई 100 से ज़्यादा ट्रेनिंग की है। हाँ जी, ट्रेनिंग की है। और समाज सेवा की तरफ BA ऑनर्स हिंदी कर लिया या स्टेनोग्राफी कर ली, IT में कर लिया, लेकिन आप समाज सेवा की तरफ कैसे और कब मुड़े? मेरे जो पिताजी थे स्वर्गीय श्री मनोहर लाल नंबरदार, जब मैं उनके बारे में यहाँ लोगों से, उनके देहांत 1985 में हुआ, मैं 16 वर्ष का था, तो लोग उनके बारे में बोलते थे कि ये जो नोनी विश्वविद्यालय बना है, जहाँ डॉक्टर परमार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस विश्वविद्यालय को बनाने को, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, वहीं बतौर नंबरदार मेरे पिताजी ने भी इस यूनिवर्सिटी को जो ज़मीन परमार साहब ने उनसे कहा कि ये ज़मीन हम विश्वविद्यालय बनाना चाहेंगे, नौणी में ही खड़े। हाँ, तो उनको एक समाज सेवी के रूप में जाना जाता था। तो मेरे मन में भी एक भावना थी कि मैं शिक्षा ग्रहण करने के बाद आर्थिक तौर पे मैं मानता हूँ कि मुझे बुजुर्गों की जो धन संपत्ति, जितनी इंसान को ज़रूरत है, वो मेरे पास उपलब्ध पिता की वजह से थी। तो मैं चाहता था कि अपने समाज सेवा करूं और ख़ास करके मैं महात्मा गांधी जी से जो प्रभावित रहा, आपकी प्रेरणा का स्रोत, हाँ, प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनसे प्रभावित होके मैंने कहा कि मैं जल, जंगल, जमीन और स्वच्छता के लिए काम करूँगा। स्वच्छता को लेकर, क्योंकि गांधी जी ने स्वच्छता की बहुत बात की। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमने अपने सौभाग्यवश, मुझे नोनी की जनता ने, ग्राम पंचायत ओछघाट की जनता ने, पंचायती राज पहले तो ओछघाट पंचायत हुआ करती थी। हाँ जी। तो सबसे पहले आप उस पंचायत के प्रधान चुने। 1995 में हमारे यहाँ पर एक बहुत ही महान शख्सियत हुई है, पंडित दयाल दत्त शर्मा, जो कि डॉक्टर परमार और माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बहुत करीबी रहे। तो वो मुझे यहाँ 3 किलोमीटर दूर से नोनी से उठा के ओछघाट ले गए और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुझे ओछघाट का प्रधान बनाना है। और फिर मेरा राजनीतिक जो जीवन एक शुरू हुआ, सेवा का जीवन शुरू हुआ, मुझे ओछघाट पंचायत का प्रधान बनने का, हाँ जी, उसमें मुझे सौभाग्य मिला। उसके बाद फिर पंचायत अलग हो गई, फिर नौणी मझगांव बन गई। फिर 2006 से नौणी मझगांव बनी, तो यहाँ मुझे यहाँ की जनता ने निर्विरोध, हाल ही में फिर एक बार चुने गए। अब मैं तीसरी बार चुना गया हूँ। यहाँ पिछले 15 वर्ष इस पंचायत की आयु है। उससे पहले तो ओछघाट 4 बार हो गया, 4 बार। हाँ जी, जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद रहा हूँ, उसमें मैं चेयरमैन एजुकेशन हेल्थ रहा हूँ। ये तो बात हुई कि किस तरह आपने अपना सफ़र ये शुरू किया। जिस तरह अपनी पंचायत को आपने स्वच्छता की ओर मोड़ा, इसमें क्या चुनौतियां आई, क्या कठिनाइयां आई और आपने लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा, किस तरह उनको अपने साथ लेकर चले? उसमें मैं, जब महात्मा गांधी जी की एक जीवन शैली थी, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी गांव में, समाज में बैठो, लोगों के बीच में दिलों पे राज करो, उनकी बातों को सुनो, समझो। तो चुनौतियों को मैंने दरकिनार करते हुए मैंने ग्राम संसद को, ग्राम सभा को महत्व दिया और पिछले 15 वर्ष का इस पंचायत का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ आज दिन तक, पिछले जो 10 वर्ष पिछले बीते, उसमें कभी भी
यहाँ हमेशा सदैव का जो कोरम रहा है ग्राम सभा का वो पूर्ण रहा है। वैसे ठाकुर साहब, शिकायतें ये रहती हैं प्रदेश में कि ग्राम सभा का कोरम ही पूरा नहीं होता। हमने वही प्रयत्न किया कि जो चुनौती है, चुनौती से डरने की बजाय हमें ग्राम संसद को, ग्राम सभा को सशक्त करना चाहिए। स्वच्छता की ओर जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था, कैसे लोगों को जोड़ा, इसकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की? इसमें जैसे भारत सरकार और राज्य सरकार ने, जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी के उस शब्दों को साक्षात करने का पूरा प्रयत्न किया। तो APJ अब्दुल कलाम जी ने भी कहा कि हमारे जो भारतवर्ष में 2.5 लाख से ज़्यादा पंचायतें हैं, यदि सभी हमारी पंचायतें, नगर परिषदें मिलकर अपने अपने कस्बों को स्वच्छ और निर्मल बना देंगे तो ये जो हमारा हिंदुस्तान है बहुत जल्दी एकदम इस निर्मल भारत बनेगा। तो उसी अभियान के अंतर्गत हमने अपनी ग्राम सभा के हर आदमी के साथ जुड़कर इस अभियान को चलाया और ये सौभाग्य हमारा रहा कि 2006 में ही हिमाचल प्रदेश की ये पहली ओपन डेफिकेशन फ्री पंचायत बनी और एक और बड़ा सौभाग्य रहा कि 2006-07 में ही ये पंचायत हिमाचल प्रदेश की पहली निर्मल अवार्डी, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने हमें दिल्ली में प्रशस्ति पत्र, 2 लाख और एक अवार्ड, एक मोमेंटो हमें दिया और वो मुझे उनसे लेने का सौभाग्य मिला। ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात रही है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। ठाकुर बलदेव सिंह के साथ बातचीत का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। ये कैसे सुनिश्चित किया आपने कि पानी, गंदा पानी, किचन वेस्ट किसी को दिखे नहीं? तो ये व्यवस्था हमने मिलके की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ठाकुर साहब, अपने क्षेत्र में जल, जंगल और ज़मीन, इनका संरक्षण और संवर्धन आप कैसे कर रहे हैं, साझा कीजिएगा। इसमें प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा पंचायती राज को बहुत सी शक्तियां दी गई है। उसमें ग्राम सभा के माध्यम से, जो आपका वन विभाग है, आपका मध्य जलागम परियोजना है, इसके अलावा वाटरशेड एक भारत सरकार द्वारा जो 90-10 के उससे की जा रही है, जिसमें प्रदेश का 10% भाग है, उसमें लाखों रुपए की योजनाएं पंचायतों को सीधी आ रही है। तो उसमें ग्राम सभा में फॉरेस्ट के माध्यम से कुछ समितियां बनी हैं, जो वहाँ के लाभार्थी लोग हैं उनके साथ मिलकर, जैसे मेरी पंचायत में 9 गांव है और धारों की धार किला जो है वो लगभग आपका 6500 फीट हाइट पे है और जो हमारी क्वाल नदी है वो लगभग 3000 फीट पे है। तो हम ऊपर से इसको चेकबंदी करते हुए नीचे को आ रहे हैं और उसमें हमने जो पेड़ पौधे हैं। क्या साइज रहता है चेक डैम्स का? चेक डैम जब आप ऊपर हाई हिल्स पे चले तो बड़े छोटे चेक डैम लगते हैं। शुरू में हो सकता है आप झाड़ियों के चेक डैम लगाएं, फिर लकड़ियों के लगाएं, उसके बाद छोटे छोटे कच्चे पत्थर के लगाएं, फिर कुछ दूरी पे जब पानी का फ्लो है एक आधा बीच में, फिर पक्का लगाएं। उसके बाद जैसे आपका 1000 फीट नीचे आने के बाद कोई एक बड़ा सीधा गाँव है, वहाँ कुछ नेचुरल सोर्सेज फूट रहे हैं, उसमें आप मक्को वाल लगवा रहे हैं। तो उस मक्को वाल में ये होता है कि RCC वाल लगाई जाती है और जो नेचुरल सोर्सेज हैं उसको ऊपर उठाया जाता है और उसमें कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे टैंक बना दिए जाते हैं। रिचार्जिंग ऑफ वाटर, रिचार्जिंग भी, और जो नेचुरल सोर्स को उसको किसानों के खेतों की तरफ ले जाना। यदि बाढ़ भी आ जाए तो जो नेचुरल सोर्स है उस मक्को वाल के अंदर ही रहेगा। तो इस प्रकार इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए हैं। ये जो पानी आप चार्ज कर रहे हैं नीचे आ गया, पंचायत के जो लोग जहाँ रहते हैं, गाँव जहाँ बसा हुआ है, वहाँ कुछ और आप प्रगति कर रहे हैं? कोई बहुत बड़ा डैम या इस तरह के कोई पुल या कोई ताल बन रहा है? इसमें डॉक्टर साहब मुझे सौभाग्यवश एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नैनीताल में हुई, जिसमें अमेरिका के रॉबर्ट चैम्बर और बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो वहाँ पर एक रॉबर्ट चैम्बर ने मुझसे प्रश्न किया था कि प्रधान जी, अब आप वापस जब इस ट्रेनिंग के बाद नोनी जाएंगे तो आप नोनी में क्या करेंगे? तो मेरे अचानक मुँह से निकला कि मैं नोनी में जाके नोनी ताल का निर्माण करूँगा। तो जो धारों की धार किला है वो 6000 पे है और 4000 फीट पे नोनी है। तो यहाँ पर एक हम नोनी ताल का निर्माण कर रहे हैं और ये जो नोनी ताल निर्माण कर रहे हैं ये कोई 100 फीट गहरा खड्ड था। इसको हमने चेकबंदी, चेक डैम लगा के 10 तो आप मछली पालन भी कर सकते हैं। हाँ, उसमें जो ये ताल बनेगा ये 80 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, लगभग 50 लाख लीटर इसमें हमारा पानी रहेगा
और इस पानी से हम यहाँ जो पेड़ पौधे हैं, एक हम पंचायत में माली भी रखेंगे कि हर जगह हमारे सुंदर पेड़ पौधे हों, ताकि हमारा वन संरक्षण भी हो, रिचार्जिंग भी हो। और इस पानी का हम उपयोग टूरिज़्म की दृष्टि से भी, मछली पालन की दृष्टि से भी, और जब पानी हमारे पास फालतू जो फ्लो करेगा उसमें हम आधा भाग नौणी विश्वविद्यालय को इरिगेशन को देंगे, आधा भाग हम गाँव को देंगे और कुछ भाग वहाँ लोकल लोगों को भी उसमें से देंगे। ये हमारा सपना है। आपकी पंचायत स्वच्छ पंचायत, निर्मल पंचायत कही जाती है। सड़कें, रास्ते सब पक्के हैं। ये कैसे सुनिश्चित किया आपने कि पानी, गंदा पानी, किचन वेस्ट किसी को दिखे नहीं? ये कैसे किया संभव? ये हम जब गांव में बैठे, हमने देखा हर एक आदमी 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख का घर बना रहा, किंतु अपना किचन का जितना भी गंदा पानी हो दूसरे पड़ोसी के छत के ऊपर या रास्ते पे गिर रहा है। और जब हम देखते थे कपड़े कोई धे रहा है तो वही पानी लोगों के ऊपर रास्ते पे गिरता था। फिर हमने बैठ के ग्राम सभा में निर्णय लिया कि जो हम सड़क बनाएंगे उस सड़क को हम इस तरह बनाएंगे कि जिसमें किचन वेस्ट, सीवरेज व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, हर एक घर में पार्किंग हो। तो ये व्यवस्था हमने मिलके की और लगभग हमने ये 5 किलोमीटर, 500 आबादी में 5 किलोमीटर में एम्बुलेंस मार्ग बनाया है। और इस एम्बुलेंस मार्ग में आपकी कार भी जा सकती है। उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद हर घर में सड़क जा रही है? हर घर में एम्बुलेंस मार्ग है, हर घर में सड़क जा रही है। हमने यहाँ तक कि अपने और लोगों को कही कि हमें आपसी सहयोग से घर भी तोड़ने पड़े। और मनरेगा हमारे लिए वरदान सिद्ध हुई है। हमने कन्वर्जेंस किया है इसमें, विधायक निधि, MP निधि, वित्त आयोग, हमने कन्वर्जेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं से पैसा ला के और उसको पहले प्लान किया। बहुत अच्छा। जैसे कोई 1 करोड़ की योजना और हमारे पास मात्र 1 लाख है, किंतु हमने 1 करोड़ की योजना बना ली और जो पैसा धीरे धीरे आता रहा उसको हमने पूरा प्रारूप पहले तैयार कर लिया और धीरे धीरे उसको कन्वर्जेंस में रूप में करते रहे। 80 लाख रुपए के हमने रास्ते अपनी पंचायत में पिछले 10 वर्षों में बनाए। हम देख रहे थे कि सड़कें बिल्कुल साफ हैं और नालियां ढकी हुई हैं, फिर ये किचन वेस्ट जाता कहाँ है? इसके लिए ये है कि इसको पूरा 1 किलोमीटर नालियाँ जो बनाई गई है, शुरू में 4 इंच, फिर 6 इंच, फिर 1 फुट, इस तरह बढ़ा के अब हम इसको जब आगे खुले क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र में जा रहे हैं, इसका सोक पिट बनाकर इसको हम अब साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर और जो हमारे IPS से संबंधित इंजीनियर हैं, किस प्रकार इस पानी को हम बदबू रहित और इरिगेशन लायक और इसमें से सर्फ या दूसरे पदार्थों को किस प्रकार ख़त्म करें, या ऐसा हम जंगल तैयार करें जो इस पानी को पी ले और पेड़ के रूप में हमारे पास आए, उसका हम आगामी कार्य अब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, हमने पूरी पंचायत घूमी, बिल्कुल साफ़ है सब जगह, कहीं डस्ट नहीं है, लेकिन डस्टबिन नहीं दिख रहे, ये क्या करिश्मा है? इसके लिए डॉक्टर साहब हमने पहले शुरू में प्रयोग किया था कि जगह जगह हम डस्टबिन बनाएं और हमने बनाए भी, इंसिनरेटर भी बनाए, किंतु जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों पर ये हमने डस्टबिन रखे वहाँ गंदगी का अंबार हो गया। बंदरों ने गंदगी इधर उधर फैला ली, कुत्तों ने इधर उधर फैला ली, तो लोगों ने कहा कि ये जो सब चीज़ें हैं ये हमारे लिए ठीक नहीं है। फिर ग्राम सभा में एक निर्णय लिया गया कि हर एक परिवार को हमने डस्टबिन 50% पे दिए और बच्चों को और गांव के लोगों को जो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं, उनसे हमने सहयोग मांगा कि क्यों ना हम एक कूड़ा संयंत्र बनाएं, वहाँ तक इसको सब हम लेके जाएं। तो लोगों ने उसको स्वीकार किया और सभी लोगों ने, हमारा 5 किलोमीटर जो ये हमारा क्षेत्रफल है उसमें सभी लोगों ने ये निर्णय किया कि हम कहीं भी डस्टबिन नहीं बनाएंगे। जो डस्टबिन रखेंगे वो दुकानदारों के पास रखेंगे हैं सिंटेक्स के। अगर आप मेरे शहर में आएंगे तो आप जो कूड़ा फेंकना चाहेंगे आप किसी भी दुकानदार के डस्टबिन में डाल सकते हैं, किंतु जो किराएदार है वो सारा कूड़ा संयंत्र में ही फेंकेंगे और दुकानदार भी सब कूड़ा संयंत्र। ये एक कम्युनिटी लेड CLTS प्रोग्राम है, मतलब कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम है। उसमें लोगों की भागीदारी से, लोगों के सहयोग से ये सारा अभियान हमने चलाया है। और अभी बहुत जल्द हम एक कूड़ा संयंत्र हिमाचल प्रदेश का अपना एक ऐसा कूड़ा संयंत्र बनाएंगे जिसमें सेग्रीगेट करके सारा हम 90% उत्पाद को रीयूज़ कर लेंगे और जो 10% होगा उसको भी हम खाद तैयार करेंगे। और दूसरी तरफ जो हमारे पंचायत क्षेत्र में शहर है, कस्बा है, यहाँ 200 दुकानें हैं, यहाँ भी हमने डस्ट फ्री करने के लिए पेड़ पौधे लगाए हैं। यूनिवर्सिटी से भी कुछ हमने ऐसी खोज की है कि इसमें इरिगेशन की जाए। यहाँ हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और ठाकुर साहब से जानेंगे इनकी भावी योजनाओं के बारे में। क्या सही में आपको सरकारों ने मदद की, विभागों ने मदद किया, किसी ने टांगे तो नहीं खींची? हाँ, जब चुनौतियाँ इस प्रकार की आई, उन चुनौतियों ने हमें और दूसरा एक बड़ा मार्ग दिखाया।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठाकुर साहब, हमने आपके पंचायत क्षेत्र में घूमकर देखा, पानी के प्राकृतिक स्रोतों को आपने बाखूबी बचा के रखा है। कैसे संभव हुआ ये सब? इसके लिए हमने जो साइंटिफिक विधि है या आपकी जनगणना विधि है, आप जैसे 2500 के लगभग हमारी पंचायत की आबादी है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि प्रतिदिन कितना पानी लगेगा, साल में कितना लगेगा, कितने हमारे पंचायत में नेचुरल सोर्सेज है। उसके लिए हमने नेचुरल सोर्सेज जितने भी पंचायत में हैं उन नेचुरल सोर्सों को चिन्हित किया। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 9 बावड़ीज़ और कुएं और तालाब और कुछ रिचार्ज टैंक भी बनाए हैं। एक बार यहाँ भारत सरकार के कमिश्नर वो ढके हैं ऊपर से? हाँ, ढके हैं। एक बार भारत सरकार के कमिश्नर आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ कितने हैंडपंप है, तो मैंने बताया कि 12 हैंडपंप है। तो उन्होंने मुझसे, आज 5 साल पहले की बात है, उन्होंने बोला कि हैंडपंप तो लगाए कि प्रधान जी आपने रिचार्ज किए। मैंने बोला वो कैसे कर, मुझे मालूम नहीं था। उसके बाद हमने उन हैंडपंपों को और चश्मों को रिचार्ज करने के लिए बिल्डिंग और गाँव के बीच में जो वेस्ट जगह थी वहाँ हमने 20 फुट गहरे कुएँ खोदे, उनको पत्थर की कच्ची चिनाई की, और जो आसपास का घरों का और आपका वर्षा का जो साफ पानी है वो हम उसमें डाल देते हैं, ऊपर से बंद है। उस पानी को हम निकालते नहीं हैं, वो धीरे धीरे ज़मीन में रिचार्ज होता रहता है। उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारा 120-30 फुट पे पानी पहले निकलता था, आज हमारा लगभग 70-80 फीट पे पानी निकलना शुरू हो गया है। कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा। आप क्या अपेक्षा करते हैं प्रशासन से, सरकार से, देश की, प्रदेश की, कि ये पानी के स्रोत रिच रहें, संवर्धित रहें? क्या कहेंगे? इसके लिए हमें चाहेंगे कि हमारी लोकसभा है, हमारी जो प्रदेश सरकारें हैं और यहाँ तक कि पंचायतें खुद में ही तीनों शक्तियाँ उसे दी गई है। उसे जहाँ प्रशासनिक पावर है वहाँ उसे अदालत की भी कुछ कम से कम 200 धाराएं हैं। तो इसमें सरकारों को भी अब चाहिए कि जितने भी हमारे नेचुरल और प्राकृतिक स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, उसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। वो किसी की ज़मीन में हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, उसे हम कानून बने, कोई उसके कानून बने और उसे चिन्हित किया जाए। अगर कानून बना है तो लोगों को उसके लिए जागरूक किया जाए। अगर कानून है, जो हमारी धारा संविधान में 63A धारा है, उसमें जल जंगल ज़मीन और जितने भी सोर्सेज है उसको रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उसके लिए सरकार, इसके लिए चाहे मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, किसी भी माध्यम से इसकी आम आदमी तक चर्चा की जाए। और जितने हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं, क्योंकि हो सकता है आपके बाढ़ आ जाए, बिजली ना हो, उस स्थिति में बड़ी बड़ी गिरी पेयजल योजना या अन्य योजनाएं आपकी फेल हो सकती है, किंतु नेचुरल सोर्सेज आपके सदैव विकल्प आपके पास। हाँ, ये विकल्प आपको सदैव रखना पड़ेगा। और शहर में भी जितने नेचुरल सोर्सेज हैं उसके आसपास कोई सेप्टिक टैंक ना बनाया जाए, वहाँ सीवरेज व्यवस्था हो। हमने अपने गांव में इसके लिए, आप जानते हैं शिमला में कितना पीलिया फैल गया है, आजकल फैला है जी। तो उसके लिए हमने उसके लिए ये व्यवस्था की कि जहाँ हमारे नेचुरल सोर्सेज है उसके आसपास हमने कोई भी सेफ्टी टैंक नहीं बनने दिया। वहाँ हमने पाइप के जरिए दूर जहाँ पर ड्राई एरिया था वहाँ सेफ्टी टैंक बनाए हैं। उसमें पंचायत ने, हमने एक दूसरे की गाँव में मदद की है। तो इसी तरह राष्ट्र स्तर पर और प्रदेश स्तर पर हमें ये करना पड़ेगा। अपनी पंचायत को आपने डस्ट फ्री बनाने की कोशिश की है, इस कदम को, इस प्रयास को आगे कैसे बढ़ाएंगे? इसमें लोगों की सहभागिता, इसमें हमारे जितने 29 डिपार्टमेंट जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमें इस प्रकार से करना पड़ेगा कि जो हमारे छोटे छोटे लिंक रोड हैं, मेरी एक सोच है कि अब समय आ गया है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें किसी शक्ति को अपने पास रखने की बजाय हिंदुस्तान की 2.5 लाख पंचायतों को अपनी शक्तियाँ दे और पंचायतों को स्वच्छंद सारे लिंक रोड दे दिए जाएं। और पंचायतें उसे, अगर तारकोल की उपलब्धता कम है और या महंगा है, तो इसको पंचायतें मनरेगा के अंतर्गत, अन्य मदों के अंतर्गत, पंचायत के पास बहुत सी योजनाएं, उन सब लिंक रोड को पंचायत को दे देना चाहिए। आप बहुत से कदम उठा रहे हैं विकास के, लेकिन पैसा चाहिए। ठीक है, सरकारें मदद करती होंगी, महकमे विभिन्न मदद करते होंगे, लेकिन आपने खुद या आपके पंचायत ने खुद क्या किया है जिससे आय के साधन बने, बढ़े हैं? उसमें लोगों की सहभागिता जो है, गांव में अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, और इन सब का बहुत बड़ा उपयोग है। अगर कोई गरीब आदमी है
आर्थिक तौर पे, किंतु उसके पास ज़मीन है। जब सड़क बनेगी तो उसकी ज़मीन पे बनेगी। एक अमीर आदमी है, उसके पास पैसा है, वो डोनेशन देता है। जब आप सड़क बना रहे हैं तो वो विकास में जन सहयोग में, स्कूल बना रहे हैं विकास में जन सहयोग में। इस तरह से पंचायतों के पास बहुत से ऐसे पंचायत में अमीर लोग भी होते हैं। पंचायत में सड़कों को बनाने के लिए लोगों ने खुद ज़मीन दी है, खुद ज़मीन दिए, पत्थर दे दिए। जब हम मनरेगा के अंतर्गत सड़क बना रहे थे तो सड़क के कई जगह पर पत्थर के पैसे नहीं लिए गए। लोगों ने खेतों के जो छोटे छोटे पत्थर के ढेर लगाए थे, उन्होंने बोला पत्थर उठा के आप सड़कों में बिछा दे। अगर यदि हम पंचायत स्तर पर जो छोटे छोटे लिंक मार्ग है पंचायतें गोद ले लेंगी तो सरकार को, जो अभी हम सरकार के अधीन हो गए कि सड़क सरकार पक्की करे, नाली पक्की करे, अगर हम वो गांव के लोगों को सड़क आप दे दें तो गांव के सड़क के लोग खुद उस सड़क की मुरम्मत करेंगे, खुद मेंटेन करेंगे। और आपका एक जो आपदा प्रबंधन है उसके अंतर्गत हमने पंचायत में लोगों से 200 रुपये प्रति वर्ष टैक्स लेते हैं और सहर्ष देते हैं। उसमें हमने ये कर दिया कि कोई भी गांव आपदा प्रबंधन के समय जेसीबी या अन्य उसके एक कमेटी गठित की है, 5,000 रुपये की राशि कभी भी खर्च कर सकता है। प्रधान को फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं, संबंधित वार्ड मेंबर और संबंधित यूज़र ग्रुप वो किसी भी टाइम 5,000 की कोई भी आर्थिक मदद। हम आय के स्रोतों की बात कर रहे थे, तो क्या किया है आपने? और हमने एक पंचायत कॉम्प्लेक्स तैयार किया है जिसमें हमारे 7 दुकानें हैं, 25 लाख की लागत से बना है। जो हमें इनाम राशि मिली है उससे हमने उसको तैयार किया है। उसमें एक ग्रामीण भंडारण है जिसमें शादी हो सकती है, कोई सामाजिक फंक्शन हो सकता है, तो उससे पंचायत की और दुकानें भी बना रहे हैं। लगभग 2 से 3 लाख रुपए हमारी सालाना इनकम उससे हो जाएगी। 1 लाख रुपया लोग हमें सहर्ष टैक्स देते हैं। उसके बदले में जो आपका स्वच्छता अभियान है, जैसे हमारे कोई सर्टिफिकेट लेता है तो 5 रुपये 10 रुपये यथासंभव वो भी लोग आए, छोटी कंट्रीब्यूशन लोगों की है। जैसे आपका शादी है तो शादी के बाद आदमी 100 रुपया 101 रुपया पर्ची पंचायत की काटता है। तो इस छोटे छोटे आय से जो हमारी राशि कटती, अपनी कुछ भावी योजनाएं साझा कीजिए। हमारा भविष्य में ये है कि हम इस पंचायत को, जिस तरह स्मार्ट सिटी की बातें चली हैं देश में या योजनाएं आई हैं, सोच आई है, हम अपने नोनी गांव को एक स्मार्ट गांव की परिभाषा में लाने के अग्रसर हैं और काफ़ी हद तक उसमें हम कामयाब भी हुए हैं। उसका उदाहरण है हमारे पास सोलर लाइटें हैं, हमारे पास स्ट्रीट लाइटें हैं। हमारी कोशिश है कि 24 घंटे लोगों को नेचुरल सोर्सेज मिले, ड्रिंकिंग वाटर मिले, इरिगेशन मिले। तो वो जो सुख सुविधाएं हम ढूंढते हैं वो सब यहाँ पर इस शहर में होंगी। जो ताल आप बनाने जा रहे हैं, क्या कोई होटल भी बनाने की योजना है? उस जो नोनी ताल है हमारा, उसी ताल के बीच में हम एक पंचायत का छोटा सा कॉफ़ी हाउस, जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो अगर कुछ आनंद के रूप में कुछ क्षण पानी के बीच में गुजारना चाहे तो उस ताल के बीच में हम छोटा सा एक पंचायत का एक कॉफ़ी हाउस टाइप बनाएंगे और ये हमारा भविष्य का सपना है। प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है, क्या सही में आपको सरकारों ने मदद की, विभागों ने मदद किया, किसी ने टांगे तो नहीं खींची? वैसे इसमें जो सरकारें हैं या विभाग हैं वो ऐसी उनका सोच तो नहीं रही है, किंतु कि हम पॉलिटिकल लोग होते हैं, उसमें कुछ इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, किंतु वो हमारे लिए प्रेरणा बन जाती है। हाँ, जब चुनौतियां इस प्रकार की आई, उन चुनौतियों ने हमें और दूसरा एक बड़ा मार्ग दिखाया और उसमें लोग भी बीच में निकल कर आए जिन्होंने वो रास्ता दिखाया। चुनौतियाँ तो बीच में हैं। ठाकुर बलदेव सिंह, आपने ETV के साथ बातचीत की, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो कदम उठाए इससे बहुत से लोग प्रेरणा लेंगे और उनका मार्गदर्शन होगा। वो भी आपकी पंचायत की तरह, आपके क्षेत्र की तरह समृद्ध होंगे, स्वच्छ होंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। थैंक यू सो मच। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ETV न्यूज़।